निरपेक्ष प्रयास और अर्थशास्त्र यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले सत्र में मूल भावना, मानव स्वभाव की मूल भावना सहयोग और प्रतियोगिता का विश्लेषण हमने चालू किया और इसे आगे बढ़ाते हुए इस सत्र में मूल भावना का उदय कैसे होता है, इन दो मूल भावना का उदय कैसे होता है, इसकी चर्चा करेंगे। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके सामने अपनी किताब डायनेमिक कोऑपरेशन का जो परिचय, इंट्रोडक्शन का शुभारंभ मैंने किया, जब उस समय मैंने सबसे पहली पैराग्राफ की कुछ लाइनें आपको उससे अवगत कराना चाहता हूँ। वो इस प्रकार हैं: कोऑपरेशन एंड कंपटीशन आर द टू बेसिक इंस्टिंक्ट्स responsible for human survival. These two forces coexist inseparably in all conceivable collective human actions. Quest for survival and growth represent two facets of cooperation and competition. Instinct for survival, though fundamental for human nature, but development and growth underlies the very meaning of our survival. ये कुछ लाइनें हैं, मैं आपको पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर आप पूरी किताब को पढ़ना चाहें तो इसे हमारी वेबसाइट naveenprayas.com पर पूरी किताब पढ़ सकते हैं। अब मैं वापस जो है ना, इसे मैंने कैसे जो है ना परिभाषित किया और कैसे समझाया, और आगे आने वाले सत्रों में मैं किस तरह से इसको समझाऊंगा, इसके बारे में कुछ एक फंडामेंटल बात समझना ज़रूरी है। कि एक तो ये है कि ये दो मूल भावना, जिसे मैं बेसिक इंस्टिंक्ट कहता हूँ, ये इनसेपरेबल हैं। ये हमारे बुद्धि का, चाहे वो स्त्री की हो या पुरुष की हो, दोनों में ये दो मूल भावना हमारे अस्तित्व के साथ ही, यानी गर्भ में जब बच्चा होता है और बाहर निकलता है तो इन दो भावनाओं से ही उसका विकास होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, और सारी जिंदगी जब तक वो जिंदा रहता है इन्हीं दो इंस्टिंक्ट्स या हमारी जो मूल भावना है, हमारे जीवन को ये संतुलित करती हैं। और इन ऑल कंसीवेबल कलेक्टिव ह्यूमन एक्शंस, यानी प्रत्येक व्यक्ति में तो ये होता ही है, ये दो मूल भावनाएं, मगर कोई भी प्रयास, कोई भी अटेम्प्ट,
चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी तरह का कलेक्टिव एक्शन एक समाज के द्वारा किया जाता है, एक समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो उसके पीछे भी कोऑपरेशन और कंपटीशन, ये दो मूल भावनाएं, यानी इन दो मूल भावनाओं के बिना कोई कलेक्टिव और इंडिविजुअल, इन्हें व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयास किए ही नहीं जा सकते, असंभव है। अगर सहयोग और कंपटीशन की भावनाएं नहीं है तो कोई भी कलेक्टिव एक्शन संभव नहीं है। क्वेस्ट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, हमारी जिंदगी का उद्देश्य ही होता है सबसे पहले तो हमें अपने जीवन को सुरक्षित करना है, अर्थात हमें जीवित रहना है। जीवित रहने की सबसे पहली शर्त होती है कोऑपरेशन। हमें जीवित रहने के लिए जो सबसे मूलभूत हमारी आवश्यकता, अगर मान लीजिए कि खाए बिना, हम भोजन ग्रहण किए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो हमारी निर्भरता किस बात पर है कि हमें अन्न, सीरियल और दूसरे खाद्य सामग्री को बनाने वाले तत्व वो चाहिए। सबसे पहले आप कहेंगे ईंधन चाहिए, पकाएंगे उसके बिना कैसे। पानी चाहिए, उसके बिना जो बॉईल करने की प्रक्रिया है वो कैसे संभव होगी। और आगे बढ़िए, आपको खाद्य तेल की ज़रूरत है, नमक की ज़रूरत है, मिर्च की ज़रूरत है, हल्दी की ज़रूरत है, जीरा की ज़रूरत है, राई की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो हैं आप अपने घर में तो नहीं उगा सकते। इसके लिए आपको जो है ना, आपके जो किसान हैं उनके साथ में आपको सहयोग करके ये सामग्रियां जो है ना संग्रहित करनी पड़ेंगी। पहले ये काम जो है बार्टर सिस्टम से होता है, आज बाजार के सिस्टम से होता है। मगर क्या ये संभव है जीवित रहने के लिए? अगर हमें खाना बनाना है तो सहयोग की भावना के बिना क्या ये संभव है? ये असंभव चीज है। यहाँ जो कंजम्पशन की हमारी प्रक्रिया है, उपभोग की जो हमारी प्रक्रिया है, ये फंडामेंटल है। मगर हम जिंदा क्यों रहते हैं? हम क्यों जीवित रहना चाहते हैं? क्योंकि हमें अपने जीवन के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ये भौतिक हो सकते हैं, मौद्रिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। किसी न किसी क्षेत्र में कोई ना कोई क्रिया तो हमें संपादित करनी ही पड़ेगी। इसीलिए ग्रोथ, सर्वाइवल एंड ग्रोथ represent two facets of cooperation and competition। इन दोनों, यानी जीवित रहने की जो हमारे प्रयत्न हैं और आगे बढ़ने के समय के साथ जो हमें विकास करना है, क्रमबद्ध विकास करना है, ये दोनों तत्व हमारी जीवन की इन दो भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और सामंजस्य पूरी जिंदगी में हम जो करते हैं वो इन्हीं दो मूल भावनाओं के साथ करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारी हेल्थ की क्या महत्व है, क्योंकि हेल्दी शरीर से ही आप
अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम अपने जीवन को सबसे पहले जो है ना उपभोग आधारित रखते हैं कि हेल्दी फूड खाया जाए, उसके बाद ही जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे आप नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, कोई भी आप जो है ना क्रिया करें, उसमें अपने आप को जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। एक बीमार आदमी अगर उसे बुखार है तो वो ऑफिस जाके ऑफिस का काम नहीं कर सकता, अपनी दुकान में नहीं बैठ सकता। इसीलिए निरोग रहना और निरोग के साथ में अपना योगदान जो है समाज को देना, और इसके साथ में फिर जुड़ जाता है हमारा रिवॉर्ड सिस्टम कि आप कितने उपयोगी हैं, और दूसरी जो चीज़ें हैं वो इसके साथ में जुड़ जाती हैं, जिसे हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन कहते हैं। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो है ना से ही अर्थशास्त्र का विकास संभव हुआ है और होता रहेगा अनंत काल तक। अगर आप देखें, जब तक हम अपने मानव शरीर के बारे में सोच सकते हैं और मानव शरीर के अंदर हम अपने आप को बुद्धिमान या इंटेलिजेंट होने का दावा करते रहते हैं, तब तक इन दो मूल भावनाओं के साथ ही हमें अपनी जिंदगी जीवन यापन करना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन की इन दो भावनाओं का क्या महत्व है, हमारी मानव मस्तिष्क की जो दो बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, इसका क्या महत्व है, ये मैंने आज इस संबंध में चर्चा प्रारंभ करी है। और अगर आप जो है ना इसके डिटेल जानना चाहें तो मैंने आपसे जैसे बताया है कि डायनेमिक कोऑपरेशन जो किताब है, इसमें कोऑपरेशन का वर्ड जरूर यूज किया गया है, मगर कोऑपरेशन मूल भावना जरूर है। डायनेमिक क्यों होना, कैसे इसको मूल भावनाओं को हमें परिभाषित करना है समाज में, इसके लिए कोऑपरेशन की भावना को हमें कोलैबोरेशन मतलब अपने आप को एक रिलेशनशिप, एक संबंध में परिभाषित करना पड़ता है। उसमें इसको बांधना पड़ता है, चाहे वो लीगल हो, सामाजिक मान्यताएं हो, रीति रिवाज हो, हमारे परिवार का स्ट्रक्चर हो, इसे एक रिलेशनशिप में बांधना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप ये सोचिए कि हम इस संसार में पैदा कैसे होते हैं। स्त्री और पुरुष के सहयोग के बिना, इंटरेक्शन के बिना जीवन ही संभव नहीं था, आज भी नहीं है। जब तक शुक्राणु का मिलाप नहीं होगा डिंब से, यानी एक अंडे से जो स्त्री के गर्भ में होता है, तब तक जीवन की प्रक्रिया ही चालू नहीं हो सकती। अर्थात स्त्री और पुरुष के बीच एक रिलेशनशिप, सहयोग की तो भावना अपनी जगह है ही सही, मगर एक रिलेशनशिप अर्थात कोलैबोरेशन, जिसे हम विवाह कहते हैं या मैरिज कहते हैं, इसे मान्यता मिलना जरूरी है। क्योंकि संबंध तो स्थापित हो सकते हैं, मगर समाज में
अगर मर्यादापूर्ण एक संबंध को बनाना है तो पति पत्नी का आपस में एक लिखित अलिखित, रिटन और अनरिटन रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसे हमारे समाज में, सनातन में, हर धर्म में शादी विवाह की सामाजिक और कानूनी मान्यता है। हमारे यहाँ अग्नि को साक्षी मानकर हम पत्नी को और पत्नी पति को स्वीकारती है स्वेच्छा से, या मैंने आप कह सकते हैं कि समाज में कई बार ये रिलेशनशिप विकृत भी हो जाती है। कई बार जबरदस्ती लड़कियों की शादी कर दी जाती है, वो एक अलग बात है। मगर दो स्त्री और पुरुष के संबंध या मैरिज एक्ट के तरह उसका रजिस्ट्रेशन हो, अगर अग्नि को साक्षी मानकर आप 7 फेरे नहीं भी ले रहे हैं तो कोर्ट इस चीज का प्रूफ मांगता है कि आप दोनों के बीच में कोई रजिस्ट्रेशन हुआ, अर्थात कानूनी दृष्टि से आप पति पत्नी एक दूसरे को मान्य करते हैं या नहीं करते। इन दो संबंधों के कारण जब ये जोड़े बन जाते हैं तो हमारे सोसाइटी का जो है निर्माण होता है। ये जो प्रक्रिया है कि व्यक्तियों से कैसे जो है ना छोटे छोटे से कबीले बने और कबीलों का विकास होते होते हम राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया तक आगे बढ़े, ये मैंने पहले सत्र में इसके कुछ क्रमिक विकास का मैंने आपके सामने एक चित्रण प्रस्तुत किया था। अब हम इसके जो आर्थिक पहलू हैं, जो अर्थशास्त्र से जुड़े हुए पहलू हैं, उनका विकास कैसे आगे किया जाना चाहिए, उसमें विकास की कैसे जो है ना हमारी भागीदारी को हमें सुनिश्चित करना चाहिए, अनुशासित करना चाहिए, उसे एक मर्यादापूर्ण, एक शोषण रहित, न्यायपूर्ण व्यवस्था के साथ में कैसे जोड़े रखना चाहिए, इसके बारे में चर्चा हम चालू करेंगे। या इसका शुभारंभ तो मैंने आपसे जैसे कहा, इसका शुभारंभ तो हो भी चुका है। अब जो कोलैबोरेशन है, मूल भावनाओं का कोलैबोरेशन के रूप में मान्यता मिलना, ये सबसे प्रमुख उद्देश्य है। आज के जो प्रचलित सहयोग करने की, जिसे हम कोऑपरेटिव मूवमेंट कहते हैं, इस मूवमेंट में कोलैबोरेशन का तत्व, मूल तत्व जो है कि कमिटमेंट। दो रिलेशनशिप जब तक अपना कमिटमेंट, अपनी प्रतिबद्धता परिभाषित नहीं करते, तब तक सहयोग की भावना को रेगुलेट और कंट्रोल और इसे एक दिशा की ओर मोड़ने का काम नहीं किया जा सकता। इसलिए डायनेमिक कोऑपरेशन एक गतिशील संतुलन स्थापित करने के लिए कोलैबोरेशन की कॉन्सेप्ट, इस विचार को मैंने आगे बढ़ाया है इस किताब में कि कैसे एक व्यक्ति को एक समूह के साथ में जोड़ के अगर रखना है और उस समूह को और एक व्यक्तिगत प्रयास को कैसे सुनिश्चित करना है, इसके लिए अलग अलग तरह की, जिसे कहते हैं कि चेन ऑफ कोलैबोरेशन हमें बनानी पड़ेगी, इसका निर्माण करना ही पड़ेगा। तभी
हम जैसे मैंने पिछले सत्रों में कहा कि हम अक्सर इस चीज़ की बहस करते हैं कि समस्या का निदान क्या है। अगर राजनीति में भ्रष्टाचार है, अगर व्यापार में जो है ना भ्रष्टाचार है, अगर हर आदमी अपने आप को शोषित महसूस करता है, किसानों का संगठन बनता है, श्रमिकों का संगठन बनता है, नौकरी करने वालों का संगठन बनता है, इवन आप ये पाएंगे कि पेशेवर लोगों का संगठन बनता है, डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं, लॉयर्स एसोसिएशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपने कोड ऑफ कंडक्ट और एसोसिएशन है। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसका संगठन नहीं है? हिंदू संगठन है, मुस्लिम संगठन है, यानी धर्म पर आधारित भी लोगों के संगठन हैं। मगर इन दोनों तरह तरह के जो हमारा समाजित विभाजित है, इन संगठनों का उद्देश्य क्या है? अपने सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक किसी भी तरह का उद्देश्य हो सकता है, मगर उनका संगठित होना आवश्यक है। क्योंकि एक आदमी एक चना जो है ना भाड़ा नहीं फोड़ सकता। हमें सम्मिलित प्रयास करने पड़ेंगे, और सम्मिलित प्रयास करने का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन ऑल इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव ह्यूमन एक्शंस, अर्थात अगर आपको इंडस्ट्री कोई लगानी है से लेके अगर आपको 1 एकड़ के खेत में खेती करना है, तो उसके लिए आवश्यक इनपुट्स जो होती है, जिनके बिना जो है ना आप काम नहीं कर सकते, उनका संयोजन, एक आर्थिक संयोजन आवश्यक है। एक बहुत छोटे स्तर पर एक ठेला लगाने वाले व्यक्ति अगर अपना जीवन यापन कर रहा है एक ठेले में, तो इवन उसके लिए एक ठेले की जरूरत होती है। वो खुद ठेला लेके यहाँ से वहाँ घूम सकता है, मगर बेचने वाला सामग्री उसके पास में कैसे आती है? या तो वो फल का ठेला लगाएगा या सब्जी का ठेला लगाएगा, और तरह की किसी भी चीज़ को अगर उसे बेचना है, तो सब्जी का जो उत्पादन हो रहा है, किसानों के साथ में किसी न किसी मार्केट चैनल से उसको सब्जी रखनी पड़ेगी और कंज्यूमर तक पहुंचानी पड़ेगी। उद्देश्य क्या है ठेला लगाने की? ठेला पे आके लोग बाग खरीदें। अर्थात एक तरफ कंजम्पशन की जरूरत है, दूसरी तरफ मार्केट है या मार्केट की चैनल है जो ठेला वाला कर रहा है, और दूसरी तरफ उस चीज़ को उत्पादन करने वालों का एक समूह है, किसानों का समूह है। कहने का तात्पर्य ये है कि अर्थशास्त्र में या आर्थिक किसी भी गतिविधि हुई, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उसमें सहयोग के बिना या कोलैबोरेशन के बिना, अब आप कल्पना कीजिए अगर आपको एक बड़ी फैक्ट्री लगानी है आधुनिक तकनीक के साथ में, मशीनों को इंस्टॉल करना है, मशीन कैसे आएंगी, कौन बनाएगा? यानी हमारे जो आर्थिक जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, जिसे हम उद्योग कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, खनन हो सकता है, फॉरेस्ट्री हो सकता है, ये अब आप कोर सेक्टर की बात करने लगेंगे, मगर किसी भी कोर सेक्टर की आप बात कीजिए तो इसमें सबसे मूल तत्व क्या होते हैं? रॉ मटेरियल, यानी मटेरियल, मनी, मैनेजमेंट, मशीनरी, मार्केट, इन
तत्वों के साथ में, जिसे हम प्रोडक्शन के जो है ना, अगर आप मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, कि इनके संयोजन यानी कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी उद्योग धंधा छोटे से छोटे स्तर पर और बड़े से बड़े स्तर पर ये संभव नहीं है। अगर प्रोफेशनल वर्ग विभाजित है तो उनका विभाजन किस आधार पर किया जाता है? सबसे पहले अगर हम मैन की बात करें तो इसमें जिसे कहते हैं कि अनस्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, सुपरविजन करने के लिए और अधिक शिक्षा वाला वो चाहिए, उसके बाद में इंजीनियर चाहिए जो इन सब तरह की जो है ना मैन पावर को रेगुलेट करे। फिर आप कह लेंगे कि सब इंजीनियर के साथ में अगर किसी के पास में मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन भी है तो और सूटेबल है, उसकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ती आएगी। इसके ऊपर फिर और दूसरे हायरार्की के, जैसे हम कहते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं जो मैनेजमेंट करते हैं। जो दूसरा तत्व हमारी प्रोडक्शन की प्रक्रिया है, एक तरफ ये मैन हो गया, दूसरी तरफ मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट का काम क्या है? ये जो भी उसके पास में मैन पावर है, इसको प्रोडक्टिव काम में एंगेज करके प्रोडक्शन की प्रक्रिया चालू की जाए। अब ये सब मिलके ही तो मशीन चलाएंगे। अब आप मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को देखें तो एक तरफ जो है प्रोडक्शन होता है, मैनेजमेंट होता है, फिर मार्केटिंग चैनल आती है। इसके लिए हम कहते हैं कि सब एमबीए ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी मार्केट के विशेषज्ञ की जरूरत होती है। और इन सबको चलाने के लिए आपको मनी चाहिए। पैसे के बिना तो भाई यानी खाली पेट न हो भजन गोपाला वाली बात है कि अगर मनी नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो अंतिम उद्देश्य तो मनी है, मनी को एक्सचेंज करना है। तो इस तरह से जो हमारे समाज में चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें सहयोग की मूल भावना रहती है और इसे कमिटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हम अपने आप को कहते हैं कि सब हम एम्प्लॉई हैं, इस जगह, इस बैंक में, इस बीमा की कंपनी में, इस दुकान के साथ में या मार्केटिंग चैनल के साथ, जहाँ भी हम संगठित प्रयास करते हैं, हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं जिसे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप है। पहले भी जो है ना कलेक्टिव एक्शंस होते थे, मगर उनके बीच में लिखित संबंध नहीं होता था, लीगल संबंध नहीं होता था। आज एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए कानून बने जो इस चीज को रेगुलेट करते हैं कि एक सैलरी पाने वाले आदमी की जो रिलेशनशिप एम्प्लॉयर के साथ में है, उसे वेल डिफाइंड किया गया है। अब सवाल ये आता है कि इसमें आगे कोई सुधार हो सकता है क्या? एक जमाना था जब हम गुलामों का, स्लेवरी का, यानी आदमी जो होते थे वो खरीदे और बेचे जाते थे। उनकी शारीरिक क्षमता और उनके बुद्धि के हिसाब से गुलामों के, स्लेव्स के बाजार में मूल्य तय होते थे। अब वो प्रथा तो खत्म हो गई। अब दूसरा उसका स्थान लिया है सैलरीड लोगों ने, यानी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप ने। क्या ये रिलेशनशिप यहीं पे हम खत्म कर देंगे? इसमें क्या कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है? इसमें क्या कोई एक बेटर ऑप्शन भी हो सकता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर
यानी प्रोफेशनल्स की, स्किल्ड लेबर की और अनस्किल्ड लेबर, ये तो ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। मगर हमें ट्रेड यूनियन बनाना और ट्रेड यूनियन के माध्यम से बार्गेनिंग करना, इसका एक दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। और संतुलन ना होने के कारण जो असंतोष होता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, इसके अनेक दुष्परिणाम हैं। अब हम हमेशा समस्याओं के बारे में तो चिंतित रहते हैं, उपाय के बारे में क्या सलूशन हो सकता है, वो मैंने इसी किताब में लिखा है कि सलूशन वहीं पाए, उसकी जड़ वहीं पाई जा सकती है जहां से समस्या का उदय हुआ है। ओरिजिन, समस्या, किसी भी समस्या के ओरिजिन में ही सलूशन छुपा हुआ है। वहीं से सलूशन का प्रादुर्भाव होगा। ओरिजिन जो है ना, सलूशन, जो समस्या जिसके कारण है, उसके साथ साथ सलूशन भी है, विद्यमान है, और वहीं से उसका परमानेंट उपाय ढूंढा जा सकता है। तो आज का सत्र आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सत्र के रूप में इन शब्दों के साथ में आपसे इसकी विवेचना कर रहा हूँ। आपको एक अलग माइंड सेट जो है ना, आपको बनाना पड़ेगा किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और किसी भी नए विचार को अगर आप आत्मसात करना चाहते हैं, उस पर विचार करना चाहते हैं। हर आदमी विवेकशील है, उसके पास में बुद्धि है, वो अपने अपने हिसाब से इस चीज़ को, इसका विचार कर सकता है कि अगर कोई विकल्प की बात हो रही है तो उसमें अपना योगदान कैसे दे सकता है। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि आप इस किताब को एक बार सरसरी निगाह से, इसमें कोई बड़ी स्पेशल वो नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से जितना इसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए वहाँ तक पहुँचकर भी मैंने कोलैबोरेशन के समूहों को वर्गीकृत करके इस किताब में जो है ना, इसका वर्गीकरण, इसका संगठन एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको किया है। अब ये तो अंतिम लक्ष्य हो सकता है, मगर उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, क्रमबद्ध आगे बढ़ने के लिए, हमारे जो नीति निर्धारक है, हमारे जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग जिसे हम कहते हैं, इंटेलिजेंसिया जिसे हम कहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्हें इस बात में चर्चा प्रारंभ करनी पड़ेगी। और हमारी जो भी प्रजातंत्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो पंचायत के लेवल पर हों या स्टेट के लेवल पर हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हों, इसे एक राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। इसमें राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इसीलिए निरपेक्ष प्रयास अर्थात तटस्थ किसी विचारधारा नहीं, आप सिर्फ एक भावना को सामने रखिए, वो कोऑपरेशन और कॉम्पिटिशन है, जो मूल भावना, बेसिक इंस्टिंक्ट है। इन दोनों के बीच में न्यूट्रल होके, अर्थात अगर कोई कोऑपरेशन कर रहा है और अगर कोई कंपटीशन कर रहा है, दोनों मूल भावनाओं को मिला के ही एक आदमी जिंदा है, एक समुदाय जिंदा है, एक राष्ट्र जिंदा है। और तभी वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब की जब बात आती है तो फिर वही बात आती है कि कुटुंब आपस में एक दूसरे के साथ में
रिलेशनशिप बनाए बिना, कमिटमेंट रखे बिना क्या कोई परिवार अपने आप को कुटुंब कह सकता है? जब एक परिवार नहीं कह सकता तो एक राष्ट्र कैसे अपने आप को राष्ट्र के रूप में परिभाषित कर सकता है? और अगर राष्ट्र की परिभाषा नहीं हो सकती तो वसुधैव का मतलब क्या है? अगर विश्व को एक परिवार के रूप में करना, तो इस भावना के साथ में, इस भावनाओं के एक्सप्रेशन के साथ में आप इस किताब का एक बार अध्ययन कर लीजिए, इसके बारे में विचार करना प्रारंभ करिए। व्यक्तिगत स्तर पर जब तक प्रयास नहीं होंगे हम समाज में नहीं जुड़ सकते। और मैंने कहा कि मुझे फॉलोअरशिप जो है ना नहीं चाहिए, मुझे एक कमिटमेंट आपका चाहिए, बस इस बात का कि एक व्यक्ति के साथ में नहीं, मैं एक विचार के रूप में जो है संगठित होना चाहता हूँ, एक उसमें अपना योगदान देना चाहता हूँ। इस भावना के साथ में मैं इस सत्र का समापन कर रहा हूँ, क्योंकि जब 30 मिनट से ऊपर होने लगता है तो मुझे अपनी घड़ी देखनी पड़ती है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया आज के लिए। तो ये समझते हुए कि आज के लिए 30 मिनट की जो है समय अवधि हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो अगले सत्र तक आप सबका एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद।